हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज़ के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के बाद मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित कोई क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटने वाला। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है? तो याद रखना, वेनगंगा और वर्धा नदी जो है उसका संगम क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। अब बात करते हैं वेनगंगा नदी के बारे में। तो याद रखना, वेनगंगा जो नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से होता है और एक गांव है जिसका नाम है मुंडारा गांव। और यह आता कहां पर है? परसवाड़ा पठार के अंतर्गत परसवाड़ा पठार से इस नदी का उद्गम होता है। और एक छोटी सी बात याद रखना, यह जो वेनगंगा नदी है ना, इसे सिवनी की जीवन रेखा कहा जाता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बना है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस नदी पर है? तो वेनगंगा नदी पर है। इस बात को नोट कर लो। और इस बांध को कहा जाता है भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध। इस बात को नोट कर लो। 1972 में इस बांध का निर्माण वेनगंगा नदी पर किया गया था। और एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिस प्रकार से वेनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? सिवनी जिले से हुआ और बालाघाट से प्रवाहित होती हुई चली जाती है महाराष्ट्र में। और एक नदी है वर्धा नदी, इसका उद्गम होता है बैतूल के अंतर्गत वर्धन शिखर से, जिसकी ऊंचाई है 811 मीटर। और यहाँ से वह निकलती है, बैतूल से प्रवाहित होती है, छिंदवाड़ा में आती है। महाराष्ट्र के अंतर्गत एक जिला है जिसका नाम है भंडारा। यहाँ पर दोनों नदियों का, वेनगंगा नदी और वर्धा नदी का क्या होता है? संगम होता है। इसी संगम को कहते हैं प्राणहिता। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे इससे संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को उनके बहने की दिशा में गलत क्रम कौन सा है? हमें इससे फाइंड आउट करना है। तो याद रखना, हम जैसे जानते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की यदि बात करें तो कुल 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है 325 किलोमीटर। और इस नदी को याद रखना, चंबल नदी को क्या कहा जाता है? एक अध्यारोपित नदी कहा जाता है। इंग्लिश में यदि बात करें तो सुपर इम्पोज्ड रिवर इस नदी को कहा जाता है। और चंबल नदी ही ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। सभी बातें आपको बता देता हूं। और एक दो फैक्ट चंबल नदी से संबंधित याद रखना, चंबल नदी जो एरिया है ना हमारा, जो चाहे हम मुरैना की बात करें, भिंड की बात करें, जो चंबल संभाग है ना, इसी नदी के नाम पर उसका नाम पड़ा है। यहाँ पर बड़े बड़े बिहड़ों का, खड्डों का निर्माण कर देती है यह नदी। इसीलिए इस नदी को वहाँ के जो लोग हैं ना, क्या कहते हैं कि बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करने के कारण वहां पर मृदा अपरदन की बड़ी समस्या होने लग गई है। इसलिए मृदा को अपरदन करने वाली नदी भी चंबल नदी को कहा जाता है। तो चंबल नदी की यदि बात करें तो कहां से निकलती है?
तो इंदौर जो जिला है वहीं पर जानापाव की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। एक बिंदु है बांगचू बिंदु, इस बिंदु से निकलती है और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और बाद में जाकर यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। तो चंबल उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, सही है। ताप्ती पश्चिम की ओर, वैसे तो मोटे तौर पर देखें तो पश्चिम की ओर हम देखें हमारी ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है और माही नदी है। यह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पूरब से पश्चिम की ओर वैनगंगा नदी, दक्षिण की ओर अभी मैंने आपको बताया वैनगंगा नदी, वर्धा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। बेतवा, अब चौथा ऑप्शन है बेतवा पूर्व की ओर, तो बेतवा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। याद रखना बेतवा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, यह भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बेतवा नदी के बारे में तो आपने सुना होगा, याद रखना जो हम देखे बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहते हैं। ताप्ती नदी के बारे में यदि बात कर ले तो भगवान सूर्य की पुत्री किस नदी को कहते हैं, तो ताप्ती नदी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखना यह किस नदी के किनारे, तो तवा नदी के किनारे पचमढ़ी स्थित है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। महादेव श्रेणी उसी के अंतर्गत आती है पचमढ़ी, और वह किस नदी के किनारे, तो तवा नदी के किनारे। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इस बात को भी नोट कर लो। यदि कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 172 किलोमीटर। इस बात को याद रखना, आजकल नदियों की लंबाई के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तवा नदी के अंतर्गत यदि हम देखें तो नर्मदा नदी से बाईं ओर से मिलती है। कौन सी नदी? तवा नदी नर्मदा से बाईं ओर से मिलती है। इसकी सहायक नदियों की यदि बात करें तो तवा है, तवा के साथ में है देनवा, मालिनी और सुख तवा, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और आप यदि पचमढ़ी गए होंगे तो कई सारे वाटरफॉल्स आपने इस नदी पर देखे होंगे, जैसे डचेस है, अप्सरा है, बी फॉल है, जमुना है और रजत जलप्रपात इस नदी पर बने हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी का संगम याद रखना बांद्राबान के अंतर्गत होता है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है तवा नदी। महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कालीभीत पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम हुआ है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादंबरी तथा मेघदूत में मिलता है, तो याद रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेतवा नदी का वर्णन मिलता है कादंबरी तथा मेघदूत में। अब आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कादंबरी क्या है। तो आपने सुना होगा बाणभट्ट के बारे में, जो राजा हर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा कादंबरी लिखी गई है। उसी के अंतर्गत बेतवा नदी का वर्णन मिलता है। मेघदूत की यदि बात करें तो कालिदास के द्वारा, जो हम जानते हैं संस्कृत के एक महान कवि कहलाते हैं, उन्हीं के द्वारा, चाहे मेघदूतम कह लो, ऋतु संहार कह लो, मालविका अग्निमित्रम कह लो, इस प्रकार की कई सारी रचनाएं हमारे कालिदास जी के द्वारा रची गई है। इन सभी बातों को याद रख लो, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक बात के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण
रामायण में शुभागधी कहा गया है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना सोन नदी को क्या कहा जाता है? शुभागधी के नाम से वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत संबोधित किया गया है। इस बात को भी नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया बेतवा नदी ही क्या कहलाती है? बुंदेलखंड की क्या कहलाती है? जीवन रेखा कहलाती है। महाभारत के अनुसार भगवान सूर्य की पुत्री किस नदी को कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था ताप्ती नदी के बारे में। इसकी लंबाई भी मैं आपको बता देता हूँ। कुल 724 किलोमीटर की लंबाई है माँ ताप्ती की, और इन्हें क्या कहा जाता है? भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ताप्ती नदी होना चाहिए। सभी क्वेश्चन के बारे में और एक छोटी सी बात याद रख सकते हो, भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा जाता है? तो ताप्ती नदी को कहा जाता है, यह भी याद रखिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी के बारे में। तो आपको पता है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। उसके बाद यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत 325 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तीसरी सबसे लंबी नदी सोन नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है। इसमें से हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत 509 किलोमीटर प्रवाहित होती है। चौथी सबसे लंबी नदी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना। 5वीं नदी तो मैंने आपको बता दी, कौन सी नदी? बेतवा नदी, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है, जिसमें से 380 किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रवाहित होती है। सभी बातें मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपने किनारों पर बड़े बड़े बिहड़ों का निर्माण करती है? थोड़ी देर पहले ही आपको इसका आंसर बताया, तो याद रखना चंबल नदी क्या करती है? अपने किनारों पर बड़े बड़े बिहड़ों का निर्माण कर देती है। कौन सी नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? तो स्वाभाविक है स्वर्ण नदी, जैसा नाम से ही हम इस बराबर हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह जो सोन नदी है ना, इस नदी को क्या कहा जाता है? इस सोन नदी को ही स्वर्ण नदी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन हमारे पास में है, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? हमारा जो मालवा रीजन है, अर्थात पश्चिमी भाग यदि हम देखें तो वह हमारा आता है इंदौर, उज्जैन, चाहे मंदसौर ले लो, यह सभी एरिया हमारा जो होता है, इसे मोटे तौर पर मालवा का रीजन कहते हैं। सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है उज्जैन के अंतर्गत। तो आपने सुना होगा संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट इसी उज्जैन के अंतर्गत है। तो यहीं पर एक सबसे पवित्र नदी है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी को ही मालवा की गंगा कहते हैं। शिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखना इंदौर के अंतर्गत जो देखे काकरी बरडी पहाड़ियों से, वहां पर है बनेश्वर कुंड से इस नदी का उद्गम होता है। शिप्रा नदी पवित्रता के आधार पर सबसे अच्छी नदी मानी जाती है हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और इसी नदी के किनारे प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। यदि हम देखें तो 2016 के अंतर्गत हम जानते हैं
सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया गया था। अब क्या होगा, 2028 के अंतर्गत प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात होता है ना, तो 2028 के अंतर्गत सिंहस्थ कुंभ का आयोजन क्षिप्रा नदी के किनारे किया जाएगा। कुल लंबाई भी याद रखना 195 किलोमीटर है। किस नदी की? क्षिप्रा नदी की। और पापों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया बेतवा नदी को ही कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। किस नदी को? बेतवा नदी प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अब संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात हो रही है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो याद रखना, ऐसा यदि क्वेश्चन बने तो आपका आंसर होना चाहिए नर्मदा नदी, क्योंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 में नर्मदा नदी को पवित्र नदी का और साथ ही साथ पवित्र नदी तो है ही, साथ ही साथ जीवित नदी का एक दर्जा भी दिया गया है मां नर्मदा को। अगला क्वेश्चन यदि देखें तो आदिवासियों एवं भीलों की गंगा मध्य प्रदेश की किस नदी को कहते हैं? तो याद रखना यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। माही नदी को कहा जाता है आदिवासियों की एवं भीलों की गंगा। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हम जानते हैं माही नदी के बारे में। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वही तो है माही नदी। और यदि हम देखें मोटे तौर पर तो बड़ी ही अच्छी नदी हो जाती है। एक इसके बारे में क्वेश्चन और बनता है, पृथ्वी की पुत्री भी किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना, पृथ्वी की पुत्री भी किस नदी को कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शिवपुरी का पठार, शिवपुरी के पठार से कुंवारी नदी का उद्गम होता है। इस बात को भी नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर याद रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। शिवना नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है। शिवना नदी यही वह नदी है जो मंदसौर जिस नदी के किनारे बसा है, भगवान पशुपतिनाथ जो है इसी नदी के किनारे विराजमान है। और यहाँ के जो भगवान पशुपतिनाथ है, इसकी तुलना नेपाल के अंतर्गत जो पशुपतिनाथ है उनसे भी की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? तो याद रखना, बेतवा नदी के पुल से गुजरती है गाड़ी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में चली जाती है? तो सोन नदी, जिसकी लंबाई अभी मैंने आपको बताया कितनी है, 780 है। कितनी है? 780 किलोमीटर है। तो वह कहाँ चली जाती है? याद रखना, सीधे मिल जाती है किस में? तो वह नदी मिल जाती है गंगा नदी में। मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित कौन सा जो कथन सत्य है उसे हमें चुनना है। तो याद रखना,
हमें पहला है हमारे पास में सोन नदी को, जो सोन नदी है उसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। तो यह तो सत्य है हमारे पास में कथन कि स्वाभाविक है, सोन नदी को हम स्वर्ण नदी भी कहते हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मवती या धर्मावती था। सबसे प्राचीन नाम की यदि बात करें तो चंबल नदी का नाम क्या है? चर्मवती है, और उसे धर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। वेन गंगा नदी का उद्गम परसवाड़ा पठार है, यह भी बात सत्य है। पूर्णा ताप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी नहीं है। याद रखना, हम तो जानते हैं ताप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी पूर्णा है, किंतु यह कह रहा है नहीं है। तो यह जो कथन है हमारे पास में, यह कथन क्या है? असत्य कथन है। बाकी के सभी जो कथन है हमारे पास में सत्य दिए गए हैं। तो यह भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन के अंतर्गत ऐसा होना चाहिए था कि मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन कौन सा असत्य है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में कथन असत्य है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। अभी मैंने आपको बताया 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि देखें तो कुल कितनी प्रवाहित होती है? लगभग 279 किलोमीटर ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है, यह बात भी सही है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 है। सोन नदी की जो लंबाई है मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो तीसरी सबसे लंबी नदी 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 509 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और चौथी है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर प्रवाहित नहीं होती। तो यह असत्य कथन है। कुल लंबाई नर्मदा नदी की है 1312 किलोमीटर, उसमें से मध्य प्रदेश के अंतर्गत होती है 1077 किलोमीटर प्रवाहित। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर का। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुल 41 सहायक नदियां है। किस नदी की? नर्मदा नदी की। यदि बाएं ओर से और दाईं ओर से यदि बात करें तो बाईं ओर से इसकी कुल कितनी सहायक नदियां है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलो मैं आपको इसके बारे में बता ही देता हूँ कि यदि बात करें तो बाईं ओर से कुल नदियां नर्मदा के अंतर्गत मिलती है 22, और दाईं ओर से कुल नदियां मिलती है कितनी? 19। और बाईं ओर से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तवा नदी, जो कि नर्मदा की सबसे प्रमुख नदी है। और साथ ही साथ कौन सी है? शक्कर है, दूधी है और शेर नदी है। और यदि हम देखें दाईं ओर से तो सभी हिरनी है, ऊटी है, हथनी है, मान नदी, यह सभी क्या है? नर्मदा नदी की क्या है? सहायक नदियां है। नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो स्वाभाविक है ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। मैंने अभी आपको बताया कि पूरब से पश्चिम की ओर केवल 3 नदियां प्रवाहित होती है। मोटे तौर पर यदि हम देखें तो सबसे है नर्मदा नदी, दूसरी ताप्ती नदी और तीसरी माही नदी। इस बात को मत भूलना। मध्य प्रदेश की मान नदी किस नदी की सहायक है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है मान नदी। नर्मदा नदी का सर्वाधिक प्रचलित प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखना रेवा नाम है सब सर्वाधिक प्रचलित प्राचीन नाम। और मैंने आपको बताया धर्मवती और चर्मावती किसका है? चंबल का है। नामोदोस या नामोदास भी से कहा जाता है। यह टॉलमी के द्वारा मां नर्मदा को नाम दिया गया है। शिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? तो अभी आपको बताया काकरी बरडी पहाड़िया जो इंदौर के अंतर्गत है, बनेश्वर कुंड से शिप्रा नदी का उद्गम होता है। सतपुड़ा व विंध्य पर्वतमाला श्रेणियों के बीच से
कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखना, कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, यह प्रवाहित होती है। और याद में, और आपको क्वेश्चन इससे संबंधित मैंने लिए हैं, सभी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। आगे चलते हैं। किस प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है? तो बड़ा सौभाग्यशाली है हमारा मध्य प्रदेश, जैसे इस प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका। यदि छोटे और बड़ी नदियों की यदि हम बात करें तो कुल 207 नदियां प्रवाहित होती है हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इस बात को भी याद रख लो। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जबलपुर जिले के अंतर्गत है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। आगे यदि बढ़े, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल निकास प्रणाली या अपवाह तंत्र कौन सा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। तो गंगा यमुना जल निकास प्रणाली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश की सबसे जितनी भी नदियां हैं वह यमुना में जाती है, ज्यादा करके नदियां, और यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। अर्थात सभी प्रकार का एक वाटर सिस्टम यदि देखें तो गंगा और यमुना के पास ही चले जाता है सभी नदियों का पानी। इसलिए सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कहलाता है। नर्मदा नदी भी है, ताप्ती जल निकास प्रणाली भी है, और महानदी जल निकास प्रणाली सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। और याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो हम यदि देखें अपवाह तंत्र कौन सा है? तो महानदी है। महानदी के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, इस नदी सिस्टम के अंतर्गत हंसदो नामक एक नदी है, वह इसके अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, जो कुल 154, याद रखना, 154 किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश हम देखें मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं? तो स्वाभाविक है जीवन रेखा नर्मदा कहलाती है। मध्य प्रदेश ही क्या, मध्य प्रदेश और गुजरात की भी जीवन रेखा कहलाती है मां नर्मदा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा व ताप्ती के अलावा मध्य प्रदेश की अन्य नदियों का अंत कहां पर होता है? तो यदि बात करें नर्मदा और ताप्ती का, यदि बात करें कहां पर जाती है, तो नर्मदा जो कच्छ का रण है, हम यदि देखें जो खंबात की खाड़ी है उसी के अंतर्गत चल जाती है। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी। बाकी अन्य नदियां क्या हो जाती है? अन्य नदियों से इनका विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? तो याद रखना, एस्चुरी का निर्माण करती है। 27 किलोमीटर लंबी एस्चुरी का निर्माण करती है। एक क्वेश्चन हम जानते हैं, नर्मदा नदी क्या होती है? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। एक तरफ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दूसरी ओर कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहां से प्रवाहित होती है। इसी के समानांतर ताप्ती भी प्रवाहित होती है, और नर्मदा नदी क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण कर देती है। इस बात को भी नोट कर लो। भगवान शनि की बहन अभी आपको बताया ताप्ती नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की पुत्री यह भी आपको बताया माही नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का कुल अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में कितना है? तो 89.9% है। वैसे तो यदि हम देखें तो 93,180 स्क्वायर किलोमीटर कुल हम यदि देखें तो हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा नदी का कुल अपवाह तंत्र है। प्रतिशत की बात करें तो 89.9% आता है, निकाल लेना आप। अगला क्वेश्चन, भारत की हृदय रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो नर्मदा नदी कहलाती है। भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कहलाती है मां नर्मदा।
अगला क्वेश्चन, भारत की पांचवी, यह देखिए भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी कौन सी? तो नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच जो उत्तर भाग है और दक्षिण भाग है, ऐसा भी कह सकते हो, रेखा का विभाजन का काम करती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंतर्गत यदि देखें, इसे बांटने का कार्य कौन सी नदी करती है, किस प्रकार से विभाजन होता है हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत? तो नर्मदा नदी के द्वारा विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, याद रखना भी आपको बताया था, चंबल नदी क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? तो याद रखना बेतवा नदी, जिसे बुंदेलखंड की क्या कहा जाता है? गंगा भी कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है बेतवा, और मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे लंबी नदी है बेतवा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं पन्ना जिले के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? केन नदी करती है। याद रखना केन नदी का वैसे तो उद्गम कटनी जिले की रिठी तहसील से होता है, कैमूर पहाड़ियों से होता है, और यह क्या करती है? छतरपुर एवं पन्ना के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध अभी बताया था वेनगंगा नदी पर है, जिसे भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है। 1972 में निर्मित किया गया था। मध्य प्रदेश की किस नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर तथा तापेश्वर मंदिर स्थित है? तो याद रखना शिवना नदी, जो हम जानते हैं मंदसौर भी इसी शिवना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो यह बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर भगवान पशुपतिनाथ तथा तापेश्वर मंदिर इसी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले को दो बराबर भागों में बांटती है? तो सिंध नदी ऐसा कार्य करती है, और यह किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना किसकी सहायक नदी बनती है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता देना सभी के बारे में। पार्वती नदी याद रखना किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियों में से बाई ओर से कितनी मिलती है? तो याद रखना बाई ओर से कितनी नदियां मिलती है, अभी मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे आपको ही बता देना चाहिए। बाई ओर से कितनी मिलती है? 22 मिलती है, और दाई ओर से 19 नदियां मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो मां नर्मदा को शिव की पुत्री कहा जाता है। मेकाल पर्वत, मेकाल सूता भी कहा जाता है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी यदि देखें, उसी के अंतर्गत अमरकंटक जो होता है, अमरकंटक के अंतर्गत ही आता है मेकाल पर्वत, वहीं से उद्गम होता है मां नर्मदा का। आगे यदि देखें, डचेस है, अप्सरा है, बी फॉल है, जमुना तथा रजत जलप्रपात किस नदी पर है? तो तवा नदी पर है। तवा नदी किस नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी? तो नर्मदा की है। इंदौर जिले के बनेश्वर कुंड से याद रखना शिप्रा नदी का उद्गम होता है, यह भी बता दिया। शक्कर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चाहे शक्कर की बात करो, दूधी की बात करो, और यदि बात करें हम तवा देख लो, और साथ ही साथ देनवा, यह सभी कौन सी नदियां है? तो याद रखना यह सहायक नदियां तो है नर्मदा की, जो बाई ओर से मिलती है, और दाई ओर से हिरनी है, हथनी है, ऊटी है, मान है, यह सभी नदियां है। आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन लगभग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी। उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होंगी। इसके बाद एक और वीडियो में अपलोड करूंगा, जिससे आप लोगों को सभी कंसेप्ट मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित हो जाए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यदि आप लोगों को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, हमारी इस
यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमारा एक ही प्रॉमिस है कि आप लोगों को सभी जानकारियाँ समझ में आ जाए और आप लोगों का एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोरिंग कर पाओ, यही उम्मीद है। जय हिंद।